नमस्कार, मैं अनीता चौधरी और अनीता चौधरी लाइव न्यूज़ में एक बार फिर आपका स्वागत है। ये वो प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको खबरें थोड़ा हट के मिलती हैं। अगर लीक से हट के कुछ जानना चाहते हैं तो अनीता चौधरी लाइव न्यूज़ पे ज़रूर आएँ और इसके लिए ज़रूरी है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन दबाएं ताकि आपके तक नोटिफिकेशन पहुंचता रहे और हमें लाइक ज़रूर करें और अपने विचार साझा करने के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। हम हर साल 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। यही वो दिन है जब हमारे देश को आज़ादी मिली थी, जब भारत छोड़ो आंदोलन के साथ भारत ने एकजुट होते हुए जब अपने कदम बढ़ाए थे तो ब्रिटिश सरकार को झुकना पड़ा था और इस भारत छोड़ो आंदोलन के सामने वो नतमस्तक होते हुए यहाँ से रवाना हो गए थे। एक स्वतंत्र भारत की यहाँ पे स्थापना हुई थी। भारत एक अपनी आइडेंटिटी के साथ एक बार विश्व में उभर कर फिर से सामने आया था। 2020 की अगर बात करें तो ये इस साल हम लोग 74वां यानी कि 74th इंडिपेंडेंस डे मना रहे हैं। 74 साल हो गए हैं आज़ादी को। लेकिन आपको पता है कि आज़ादी से जुड़े कई ऐसे तथ्य हैं जो हमें ज़रूर मालूम होने चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों है। चलिए मसलन आपसे बात करते हैं। 74 साल पहले आज ही के दिन देश को अंग्रेजों से आज़ादी मिली थी। देश आज़ाद होने के बाद आज भी उस दौर से जुड़े कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब ढूंढता है और जिनका जवाब दे पाना जरा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इतिहास के उन छोटे छोटे तथ्यों को शायद हमने इग्नोर कर दिया। जैसे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आज़ादी के मौके पर अपना चर्चित भाषण ट्रस्ट विद डेस्टिनी किस जगह पे दिया था। मुल्क के आज़ादी के मौके पर पंडित नेहरू के साथ वो कौन कौन से शख्सियत थे जिन्होंने अपना भाषण उस दिन स्वतंत्र भारत को उस दिन संबोधित किया था। उस दिन अपना भाषण सबसे पहले पंडित नेहरू के साथ साझा किया था। तो आइए चलते हैं कुछ ऐसे ही रोचक तथ्यों का जवाब ढूंढने के लिए और जानते हैं कि आखिर सबसे पहले कि आखिर वो कौन सी जगह थी जहां से पंडित नेहरू ने, जो कि देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे और इस आज़ाद भारत की स्थापना में उनका अहम रोल था। इस आज़ाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आखिर कहाँ से अपना वो पहला भाषण ट्रस्ट विद डेस्टिनी, जिसको पूरी दुनिया ने सुना था, कहाँ से दिया था और उनके साथ वो कौन कौन से नेता थे जिन्होंने उस वक्त देश को संबोधित किया था। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपना ऐतिहासिक भाषण ट्रस्ट विद डेस्टिनी 14 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को वायसराय लॉज, यानी कि जो कि मौजूदा अभी फिलहाल जो राष्ट्रपति भवन है वहां से दिया था। इनके इस भाषण को पूरी दुनिया ने सुना था। और हाँ, उस दिन उस मौके पर सभा में मौजूद लोगों में से डॉक्टर राधा कृष्णन सर्वपल्ली ने भी अपना भाषण दिया था, इस देश को संबोधित किया था और चौधरी खल्ली कुंजमा ने भी इस देश को संबोधित किया था। राधा कृष्णन जो कि आज़ाद भारत के दूसरे राष्ट्रपति हुए थे और चौधरी खल्ली कुंजमा जो कि भारतीय मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करने के लिए जिनको चुना गया था। अब आइए जानते हैं आखिर क्यों लाल किले से ही प्रधानमंत्री अपना भाषण स्वतंत्रता दिवस के ऊपर के उपलक्ष्य में देते हैं। तो बात ऐसी है कि 17वीं शताब्दी में जब शाहजहां द्वारा लाल किला बनाया गया था तो राष्ट्रीय राजधानी जो कि फिलहाल राष्ट्रीय राजधानी का प्रतीक हो गया है, 17वीं शताब्दी में शाहजहां ने इसे बनाया था और ब्रिटिश शासनकाल में इस लाल किले को कोई अहमियत नहीं दी गई थी। यहाँ पे कुछ खास हुआ नहीं था। लाल किला ब्रिटिशर्स के लिए बहुत अहम जगह नहीं थी, लेकिन ब्रिटिश शासनकाल में इंडियन नेशनल आर्मी के 3 सैनिकों को यहाँ कोर्ट मार्शल किया गया था, जिसके बाद ये मन बनाया गया था कि अगर भारत आज़ाद होता है तो यही वो जगह रहेगी जहाँ से शक्ति प्रदर्शन होगा। इसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रधानमंत्री के तौर पे इसी लाल किले से प्रत्येक स्वतंत्रता दिवस पे भाषण दिया और ये परंपरा आज तक चली आ रही है। इसके अलावा और जानते हैं कि भारत के अलावा और वो कौन कौन से देश हैं जो कि भारत के साथ स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। तो भारत इकलौता ऐसा देश नहीं है जो 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे यानी कि स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। ऐसे और 5 देश हैं जो कि आज ही के दिन स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं और वो जश्न आज़ादी का
में सराबोर होके इसके त्यौहार में डूब जाते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि वो कौन से आखिर 5 देश हैं। तो आपको बता दें एक बात, भारत के अलावा जो देश आज के दिन स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं उनका नाम है नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, बहरीन, लिechtenstein और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। आपको लिechtenstein के बारे में बता दें कि ये विश्व का सबसे छोटा 6वां देश है और यहाँ पे अभी भी राजशाही चलती है और आज के दिन वहाँ की जनता और राजा यानी कि प्रजा और राजा एक साथ मिलके ये जश्न मनाते हैं और त्यौहार के रूप में इस जश्न को मनाते हैं। कोई दूरियां नहीं रह जाती है, खान पान होता है और देखने लायक माहौल होता है। अच्छा, इसके अलावा जो सवाल हमारे जहन में हमेशा उभरते रहते हैं वो कौन है? स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्रता दिवस में आखिर क्या फ़र्क है? 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इस दिन भारत की सत्ता अंग्रेजों को स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्रता दिवस के बीच में क्या अंतर है? तो 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन भारत की सत्ता अंग्रेजों से भारतीयों को सौंपी गई थी। वहीं 26 जनवरी को गणतंत्रता दिवस मनाई जाती है क्योंकि इस दिन देश के संविधान को मान्यता मिली थी और संविधान तत्काल प्रभाव से पूरे देश में लागू किया गया था। इसी दिन से भारत एक गणतंत्र राष्ट्र बन गया था। भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा और कब? तो भारत का राष्ट्रगान सबसे पहले बांग्ला भाषा में महाकवि रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। हालांकि इसे कब लिखा गया इसको लेकर कई विवाद भी हैं, लोगों के अलग अलग राय भी हैं, लेकिन अगर ओवरऑल देखें तो पूरा देश इसको अपने राष्ट्रगान के रूप में मानता है और जन गण का पहला संस्करण महाकवि रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा 1910 या 11 में लिखा गया था, जो आज राष्ट्रगान के रूप में हर बार गाया जाता है। हर वक्त हम लोग इसको रिस्पेक्ट के साथ एक समर्पण के साथ इसको गाते हैं और इसके रिस्पेक्ट में कई रूल्स को भी हम फॉलो करते हैं। भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिज़ाइन किया था? भारत का राष्ट्रीय ध्वज शिक्षाविद और स्वतंत्रता सेनानी पिंगली वेंकैया ने डिज़ाइन किया था। वेंकैया मछलीपत्तनम आंध्र प्रदेश के रहने वाले थे। पहला राष्ट्रीय ध्वज इंडियन नेशनल कांग्रेस के लिए बनाया गया था, लेकिन आज़ादी से ठीक पहले इसे वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज का रूप दे दिया गया था। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह कथन किसने कहा था? तो 1920 में महात्मा गांधी के राष्ट्रव्यापी आंदोलन के सामने आने से पहले बाल गंगाधर तिलक देश में राष्ट्रव्यापी आंदोलन को लेकर जाने जाते थे। उस समय अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन का नेतृत्व वही संभाल रहे थे। बाल गंगाधर तिलक ने देश में अंग्रेजों के शासन को हटाने के लिए अपना झंडा बुलंद किया हुआ था और वो अपना स्वराज चाहते थे। उन्होंने ही सबसे पहले मराठी भाषा में कहा था, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे पाकर रहूँगा, जिसे हमने 1947 में हासिल कर लिया था। इसके अलावा अगर कोई सवाल जहन में आता है जो बार बार कौनता है, तो वो कौन सा सवाल है? भारत के संसद का किसने डिज़ाइन किया था और कैसा निर्माण हुआ था? संसद भवन, जिसे पहले हाउस ऑफ पार्लियामेंट के नाम से जाना जाता था, सन 1912-13 में एडविन लुटियंस और हार्वर्ड बेकर ने इसे डिज़ाइन किया था। इसीलिए उस जोन को लुटियन जोन हम लोग बोलते हैं। दिल्ली के उस जोन में अगर जाएंगे तो लगभग सभी मकान उसी तरह से डिज़ाइन है और उस पूरे जोन को हम लोग लुटियन जोन कहते हैं। इस इमारत को बनने में कुल 6 साल का समय लगा था। ड्यूक ऑफ कनाट ने सन 1921 में इसका शिलान्यास किया था। उस समय इस इमारत को बनाने में कुल 83 लाख रुपए खर्च हुए थे। काफ़ी महंगा है ये हमारा पार्लियामेंट। आज़ादी के समय भारत की जनसंख्या कितनी थी? ये भी सवाल है कि उस वक्त में हम कितने थे और अभी कितने हैं। अभी तो हम 130-35 करोड़ हैं, ये हम सब जानते हैं। विभाजन के बाद भारत की जनसंख्या लगभग 325 से 330 मिलियन थी, जबकि पाकिस्तान की जनसंख्या 70 मिलियन थी। विभाजन के बाद सन 1991 में पहली जनगणना हुई थी, जिसमें भारत की जनसंख्या 361 बताई गई थी। अच्छा, अब भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? ये बहुत बड़ा आंदोलन था जिसने अंग्रेजों के पांव उखाड़ दिए थे। तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी ने 8 अगस्त 1942 में मुंबई से चल रहे कांग्रेस पार्टी के सत्र के दौरान की थी। इसीलिए कांग्रेस बार बार दावा करती है कि आज़ादी पे हमारा अधिकार है, हमारा सब कुछ किया हुआ है।
ठीक इसके दूसरे दिन गांधी जी के साथ कांग्रेस पार्टी के कई बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। जब ये ऐलान हुआ था कि भारत छोड़ो आंदोलन, अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन, जब ये नारा लगा था और भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी 1942 में, उसके ठीक दूसरे दिन गांधी सहित, महात्मा गांधी सहित कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था। ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन अंतिम और ये सबसे बड़ा आंदोलन था और सबसे अंतिम आंदोलन था, सबसे अहम आंदोलन है, जिसके बाद अंग्रेजों को भी ये पता चल गया था कि अब शायद हमारा यहाँ टिके रहना बहुत मुश्किल है, अब नहीं टिक सकते, और उन्होंने समर्पण कर दिया और भारतीयों को सौंप दिया। अच्छा, भारत रत्न जिसको हम लेकर के बहुत प्राउड फील करते हैं, ये सबसे पहले किसको मिला था, ये भी जानना बहुत जरूरी। सबसे पहले भारत रत्न पुरस्कार के भारत के अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी, देश के दूसरे राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन और वैज्ञानिक एवं नोबेल पुरस्कार विजेता सीवी रमन को दिया गया था। ये 3 व्यक्तियों को एक साथ भारत रत्न का पुरस्कार दिया गया था और ये सबसे पहले इन्हें ही भारत रत्न से नवाजा गया था। इन तीनों महापुरुषों को यह सम्मान सन 1954 में मिला था। अब तक 48 भारतीयों को यह पुरस्कार जो है भारत रत्न ये प्राप्त हो चुका है। अच्छा, सुभाष चंद्र आजाद हिंद फौज के साथ आखिर क्या हुआ, एक मिस्ट्री है कि क्या हुआ उस हिंद फौज का, जिसकी अगुवाई सुभाष चंद्र बोस ने की थी और जिसका झंडा सुभाष चंद्र बोस की हुंकार से न जाने कितने जो ब्लड हैं वो रोमांचित हो उठे थे। आज़ाद हिंद फौज अगस्त 1942 से सितंबर 1945 तक सक्रिय रूप से कार्यरत था। आज़ादी से पहले इस फौज पे प्रतिबंध लगा दी गई थी। इस सेना के कई सैनिक के आगे चलकर राजनीतिक राजदूत और गण्यमान्य अधिकारी बन गए, लेकिन आज़ादी के पहले आखिर क्यों इस पे बैन लगा दी गई, ये सवाल है जिसके घेरे में हमेशा जवाहरलाल नेहरू और कई लोग आते हैं। कांग्रेस की मंशा पे हमेशा सवाल खड़े होते हैं। ये बहुत सारे ऐसे सवाल हैं, ऐसे कई सवालों के साथ मैं आपके साथ जुड़ी रहूंगी। आप भी कुछ ऐसे तथ्य हैं जिसकी जानकारी जानना चाहते हैं तो हमसे साझा जरूर करें कि आखिर ये क्या चीज़ है, कब हुआ था। हो सकता है कि मैं आपके उस सवाल को नहीं समझ पा रही हूँ, लेकिन आप पूछेंगे तो हो सकता है मैं एक नए जानकारी के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ। तो आप सभी को स्वतंत्र भारत बहुत बहुत मुबारक हो। स्वतंत्र भारत का ये 74वां साल है और इस साल में हमें आत्मनिर्भर बनना है, हमें अपने कुछ कर गुजरना है, भारत को फिर से एक नई पहचान देनी है। तो अभी के लिए अलविदा, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते रहेंगे, लेकिन हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल बटन जरूर दबाएं और लाइक जरूर करें, विचार साझा तो जरूर ही करें। थैंक यू वेरी मच।